और जामबाज लोग, चल रही है तैयारी? मज़े से करो CUET की तैयारी। CUET की कड़ी में ही मैं अगला टॉपिक लेके आया हूँ। अगले टॉपिक का वीडियो है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, वीडियो किस चीज़ पे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसको अच्छे से, ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो है, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से देखना। कोई दिक्कत हो मुझे बताना। चलो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना भाई साहब, अच्छे से सुनना, समझ गए? तो पहली बात जो मैंने लिखी वो लिखी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? देखो ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा कहाँ से प्रश्न आएगा कुछ पता नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक एंड फॉर्मल क्या एनुअल रिपोर्ट्स, बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स दैट बिजनेस मैनेजमेंट यूजेस टू कम्युनिकेट financial information to its owners and other external parties। external parties में कौन आ गया? इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज। याद रखना है एम्प्लॉइज भी एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। क्या क्या चीजें होती हैं? बैलेंस शीट, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट एंड नोट्स। ये तमाम चीजें, हेलो क्या याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? जो एडवांस कंपनीज हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं, वो नॉर्मली कैश फ्लो पे आके छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज तो इक्विटी स्टेटमेंट भी बनाते हैं और उसके नोट्स भी बनाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, इक्विटी स्टेटमेंट भी अगर आपके प्रश्न में आए तो आप लिखेंगे इसको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या है नहीं है, क्या नहीं है जो प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर शेयर होल्डर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज टू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। They give data on the financial performance of business concern over a period of time in terms of assets and liabilities, which can be used to make choices. Right? As a result, the major goal of financial statement is to, क्या major goal है? What is the major goal? To assist users in making decisions. ये major goal है। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि जो भी यूजर्स हैं उनको उनके डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है, अगली बात देखेंगे। देखो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक मतलब होता है खास, हम खास। तो पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशंस। बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है और इसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, इसके बारे में बताना। क्या बताना? दे आर प्रिपेयर टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज विद लिमिटेड अथॉरिटी, एबिलिटी, रिसोर्स विद एडिक्वेट, ट्रस्टवर्दी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन। एक एक लाइन को पढ़ना है। एबिलिटी और रिसोर्सेज विद एडिक्वेट, ट्रस्टवर्दी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। एडिक्वेट मतलब जो आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल रहा है। ट्रस्टवर्दी मतलब इस पर आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। और टाइमली इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में आपको मिल रहा है, इसके ऑब्लिगेशंस के बारे में आपको मिल रहा है, जिससे आप अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी व्हाट द बिजनेस अर्न्स, व्हाट यू नो व्हाट इज द what actually the capacity of the business is, what is the potential of earning of the businesses, what is the future profitability potential of the businesses, उसके बारे में। यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच कैन गेनफुली बी यूटिलाइज्ड टू प्रिडिक्ट, कंपेयर एंड इवेलुएट द बिजनेस फर्म्स अर्निंग कैपेसिटी। क्या करना? प्रिडिक्ट करना, कंपेयर करना, इवेलुएट करना फर्म की एबिलिटी, कैपेसिटी है ना, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, कैश फ्लोज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। They also give information to investors and creditors that will help them estimate, compare and evaluate potential cash flows in terms of amount, timing and related uncertainties। तो क्या इंफॉर्मेशन कैश फ्लो के बारे में प्रोवाइड करना? एस्टिमेशन, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को हेल्प करता है, इससे मदद मिलती है कि भाई वो एस्टिमेट करें, कंपेयर करें पोटेंशियल कैश फ्लोज क्या हैं। मान लीजिए क्रेडिटर ने अगर आपको उधार दिया है
तो दे नीड मनी, तो मनी आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके कैश फ्लोज पे। तो ये वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है और वो पता लगा लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे पोटेंशियल कैश फ्लोज क्या है, अमाउंट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, या अनसर्टेनिटी जिसमें क्या क्या जुड़े हुए हैं। टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, देखिए अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके क्या पता चलता है कि भैया ये मैनेजमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, ये काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्या ये सही तरीके से अपने बिजनेस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक। तो रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस इफेक्टिवली, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, व्हाट आर दोज द थिंग्स which are actually affecting the society, whether the organization is a growing organization which can provide ample employment opportunities for the society, ठीक है ना, which is producing goods for the need of the society to satisfy the needs of the society, how it impacts the society, how it improves this living standard of the people, how it helps in improving the social welfare, so kinds of thing that is being assessed. Disclosing accounting policies. These reports must include important rules, ideas used in the accounting process, changes made over the year in order to better understand these financial statements. तो क्या आपने पॉलिसीज यूज़ करी है, किस पॉलिसी को आपने फॉलो किया है, इसको डिस्क्लोज कर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, अब हम अगले पड़ाव पे आ गए हैं और हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या हैं। बाकी बात तो आप समझ गए। देखिए क्या याद करना, ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस पैराग्राफ को आप अपने जहन में उतार लीजिएगा। टू हार्मोनाइज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड टू कन्वर्ज विद न्यू रिफॉर्म्स, every company registered under the Companies Act 2013 must prepare its balance sheet, statement of profit and loss, notes to accounts in the manner prescribed in the revised Schedule 3 to the Companies Act 2013। तो क्या मस्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मस्ट क्या है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये मस्ट है, ठीक, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिवाइज्ड शेड्यूल 3। अब ये यहां से तुमको प्रश्न आएगा, ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखना है तुमको, ठीक। फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या है, इट अप्लाइज टू ऑल इंडियन कंपनीज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा, इट डज नॉट अप्लाई टू, ये याद रखना है, हेलो याद रखना है, इसको पूछेगा ये तेरे को, क्या इट डज नॉट अप्लाई टू, किन किन चीजों को अप्लाई नहीं करता, कहां कहां अप्लाई नहीं होता ये प्रेजेंटेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, कंपनी फॉर विच अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड अंडर एनी अदर एक्ट, किसी और एक्ट में स्पेसिफाइड है ऐसी कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट है और बैंकिंग कंपनी का अपना एक्ट है, उस हिसाब से बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रेजेंटेशन देती हैं, ठीक है। इसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, तो याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर शेड्यूल 3 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दोनों में क्लैश होता है, तो कौन सुपीरियर होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां से भी एक क्वेश्चन बना, हेलो माइंड यू बॉयज, ध्यान में रखना, ये पूछेगा तुमसे। डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द नोट्स आर एसेंशियल एंड मैंडेटरी, ये ठीक है। टर्म्स इन द रिवाइज्ड शेड्यूल 3 विल कैरी द मीनिंग एज डिफाइंड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाटएवर बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन एक्सेसिव डिटेल्स दैट मे नॉट असिस्ट, ये सब बातें नहीं करनी। करंट नॉन करंट बाइफर्केशन एप्लीकेबल है, करंट नॉन करंट को आप बाइफर्केट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रिस्क्राइब, नो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला एसेट लायबिलिटी नहीं, वो वाला कंपनी वाला, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये वाला, शेयर होल्डर फंड ऐसे करके, रिजर्व एंड सरप्लस करके, वो वाला, समझ गए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्क्लोज एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसको कहाँ दिखाओगे, सरप्लस दिखाओगे, लेकिन वहां किसको, गोले में ब्रैकेट में दिखाना, सरप्लस को ब्रैकेट में दिखाना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, लॉस है, ठीक। सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स रिप्लेस्ड बाय टर्म्स ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, याद रखना है, सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर नहीं लिखना, ट्रेड रिसीवेबल लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर की जगह क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल लिखना है, और सन्ड्री पेबल की जगह क्या लिखना है, ट्रेड पेबल लिखना है दोस्तों। अच्छा देखो, कोई भी काम करो ना तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं, डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। लिमिटेशंस को देखो, लिमिटेशंस तो होंगे, बिना लिमिटेशन के तो काम ही नहीं होता ना,
इट डू नॉट रिफ्लेक्ट करेंट सिचुएशन। हाँ यार, पूरे एक साल का हिसाब किताब है, आज क्या है इसके बारे में नहीं बताता। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है वो आपको एक्चुअल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी फ्लक्चुएट होता रहता है ना, बदलता रहता है। एसेट्स में नॉट रियलाइज, अकाउंटिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। इफ द कॉर्पोरेशंस forced to liquidate some of the assets may not realize their declared valuations। ठीक है ना, जितना वैल्यूएशन उसका है ना उस हिसाब से हो सकता है कि पैसा आपको ना मिले। आपने डिक्लेयर्ड वैल्यूएशन किया 5 लाख किसी एसेट का, बिका हो 3.5 लाख में, भैया ये हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, तो वहां पर जो आपका डिक्लेयर्ड वैल्यूएशन है और जो रियलाइजेशन है दोनों में अंतर हो गया। They indicate on the balance sheet are just costs that have not yet been amortized। बायस, ठीक है ना, बायस क्यों भाई, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा अपना जजमेंट है, अपने हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करा है, तो हो सकता है कि मैंने किसी को ज़्यादा तवज्जो दे दी हो, किसी को कम तवज्जो दे दी हो, ये हो सकता है। जो मुझे प्यारा है उसके साथ खूब खेलूँगा, जो मुझे दुलारा नहीं है उसको फटकारूँगा, तो मैं उसी चीज़ को ज़्यादा दिखाऊँगा जो मेरा प्यारा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंट्स ओन जजमेंट इन वेरियस सिचुएशन एज वेल एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। So accounting concepts and standards, as a result, the results may skewed and the financial situation depicted in financial statements may not be accurate। skewed होगा यानी changes होंगे, अंतर होगा उसमें। aggregate information, financial statements show aggregate information but not detailed information, so they may not help users in decision making। aggregate मतलब total दिखाता है, अलग अलग से नहीं दिखाता। कई बार तो वाइटल इंफॉर्मेशन मिस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बैलेंस शीट डज नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉस ऑफ मार्केट्स एंड सेसेशन ऑफ एग्रीमेंट्स व्हिच हैव वाइटल बियरिंग ऑन द एंटरप्राइज। मार्केट लॉस नहीं बताता, वो शेयर की वैल्यू में लॉस हो गया ये नहीं बताता आपको। उसके बाद एग्रीमेंट सीज हो गया, पहले कोई एग्रीमेंट था आपका किसी के साथ और वो एग्रीमेंट जो है वो आपका डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया, सीज हो गया, कैंसिल हो गया, इसके बारे में बात नहीं करते, जिसका बहुत बड़ा बियरिंग होता है आपके फाइनेंशियल जो आपके ट्रांजेक्शन है उस पर बहुत बड़ा बियरिंग होता है, बहुत बड़ा स्टेक होता है, लेकिन उस बारे में कोई चर्चा बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती। नो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, भैया सारा का सारा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है यार, नंबर, क्वालिटी की कोई बात नहीं करता, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होता। लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट क्या है, लेबर रिलेशंस कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स क्या है, ठीक है ना, ये सब क्या है, इसके बारे में बात नहीं होती। दे आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स। देखो ये इंटरिम रिपोर्ट्स, द प्रॉफिट्स और लॉसेज फॉर अ सर्टेन टाइम इज शोन इन द वर्क स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट डज नॉट गिव एन इंडिकेशन ऑफ अर्निंग पोटेंशियल ओवर टाइम in same way that the financial situation indicated in the balance sheet is accurate at the time the balance sheet and does not reflect the expected change at a later date। यानी उस टाइम तो वो एक्यूरेट है लेकिन लेटर डेट में जो भी चेंजेज होंगे उसका क्या असर होगा इसके बारे में कोई बात नहीं होती। अब कुछ आपको क्या है कि कुछ आइटम्स हैं जिसके डिस्क्रिप्शंस हम आपको आगे देंगे, जिसके बारे में आपको समझाएंगे कि आप डिटेल में इसको समझ लीजिए। जैसे पहला हमने लिखा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ऐसे ही शेयर कैपिटल को देखिए, अलग अलग से शेयर कैपिटल को देखिए, ठीक। ईच क्लास ऑफ शेयर, रिकॉग्निशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। द राइट्स, प्रेफरेंसेस, रेस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू ईच क्लास ऑफ शेयर इंक्लूडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सारी इन्फॉर्मेशन। रिजर्व्स एंड सरप्लस, दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स, स्पेसिफाइंग नेचर एंड पर्पस, सरप्लस, ये सारे आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। याद रखना है आइटम को, आइटम वाइज। देखो एक तो तुम ये याद रखो कि भैया जहां पर रिजर्व आ गया वो हो गया तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। जहां भी आपका लास्ट वाला वर्ड रिजर्व आ गया वो देख रहे हो आप, यहां तक 5वें तक तो हमने यही किया। छठे में हमने शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये याद रखना है कि शेयर ऑप्शंस वाला होता है, अदर रिजर्व्स में रिजर्व्स हो गया, सरप्लस भी होता है जो भी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L हो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दोस्त इस बात को तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं होगी ये बात, इसको यहाँ पर देख लेना है क्योंकि CUT में ये प्रश्न यहाँ से आएगा। शेयर वारंटी क्या है?
It is the amount received by the company that is converted into shares at a predetermined date and rate. The instrument being issued in exchange for the sum received in the form of share warrants. Money received in exchange for share warrants will be reported as a separate line item under the heading shareholders fund. क्या हुआ, ये है क्या, ये शेयर वारंट क्या हुआ? अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट अ प्री डिटरमिन्ड डेट एंड रेट, यानी पहले से तय डेट और तय रेट पे इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। कंपनी को हमने 5 लाख रुपए दिए हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लागू होगा मेरा 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। और इसका जो रेट माने क्या होता है, जो एट द रेट मतलब 100 रुपये का पर शेयर होगा, तो मैं इतने क्या शेयर का मालिक हो जाऊंगा कंपनी के अंदर। समझ में आई बात? ये हो जाएगा शेयर वारंट। मतलब अभी पैसे दे दिए और हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि मान लो 2 साल बाद ये जो शेयर वारंट का पैसा है, ये जो पैसे हमने दिए हैं, ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इस रेट से, ठीक है ना, और इस पर्टिकुलर डेट से। बात समझ में आई? उसका इफेक्ट वैसा होगा, दैट इज कॉल्ड शेयर वारंट। इसलिए इसको अलग से हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं, करंट और नॉन करंट की बात करेंगे। तो करंट और नॉन करंट में डिस्टिंक्शन क्या करेंगे? करंट कब बोलेंगे हम, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तुमको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। Liability for at least 12 months after the reporting period, other assets and liabilities are non-current. So if entity does not have an unconditional rights to defer settlement of liability for, it is expected to be realized within 12 months, or if it is held primarily for trading or is cash and cash equivalent, if it is involved in entity's operating cycle. ये तमाम चीज़ें करंट नेचर की होगी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दोस्त ये ध्यान में रखना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ, एप्लीकेशन आ गया। नॉट एक्सीडिंग द इश्यूड कैपिटल एंड टू द एक्सटेंट नॉन रिफंडेबल शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। क्या क्लासिफाई करेंगे इसको? जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है इसको नॉन करंट मानेंगे। इट विल बी शोन ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यू नो दिस इज नॉट शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग द इश्यूड कैपिटल एंड टू द एक्सटेंट नॉन रिफंडेबल, ठीक है ना, जो रिफंड नहीं करेंगे आप रिफंड नहीं करेंगे। ये होता है ना कि आपने अलॉट नहीं किया है तो रिफंड कर देंगे, आपने अलॉट नहीं किया अभी लेकिन आप रिफंड भी नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन करेंट हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बोरोइंग्स भी कई तरीके के हो गए। Total borrowings are categorized into long-term borrowing, short-term borrowing and current maturities to long-term debt। ये याद रखना है, current maturities to long-term debt। एक डिवेंचर था जो लॉन्ग टर्म का डेप्ट था, इसको आप लॉट्स में रिडीम करते हो, तो इस साल का जो लॉट होगा जो इस साल आपको देना है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में। उसी को बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म डेप्ट। लोन्स विच आर रीपेएबल इन मोर देन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल से आगे, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड और हुज ओरिजिनल टेन्योर इज नॉट मोर देन 12 मंथ्स यानी ऑपरेटिंग साइकिल, उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंगे। करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड अमाउंट पेएबल विद इन 12 मंथ्स under other current liabilities with note to account, like I already explained. Deferred tax assets or liabilities, this kind of liabilities are always treated as non-current with schedule 3 of the company act. Trade payables, sundry creditors, उसको trade payable बोलते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, करंट और नॉन करंट। Trade payables must be settled in more than 12 months after balance sheet or outside the operating cycle are categorized as other long-term liabilities and a note to account. The balance of trade payables are categorized as current liabilities। ठीक है। Proposed dividend, ध्यान से देखना है इसको। The board of directors proposes a dividend which is then declared or approved by the shareholders at their annual general meeting. After the annual accounts for the year have been complied, the board of directors proposes the dividend. So again that the shareholders annual general meeting held in the upcoming fiscal year. So shareholders have the option to cut the proposed dividend amount but not to enhance it. तो इसको बढ़ा नहीं सकते। शेयर होल्डर क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रपोजल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं। ये भी याद रखना है भैया, ये शेयर होल्डर्स का पावर नहीं होता कि एजीएम में वो डायरेक्टर्स के द्वारा जो अनुमोदित जो डिविडेंड होता है उस डिविडेंड को
को बढ़ा दें, वो घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। देखो, प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कंटिंजेंट बिकॉज द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोज डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो ये शेयर होल्डर के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। अगर अप्रूवल बाद में होगा, AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर क्या है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कहता है कि प्रपोज डिविडेंड विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। कंटिजेंट है इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाएंगे, इसको बैलेंस शीट के मेन पार्ट में नहीं दिखाएंगे। अब बात करेंगे हम प्रोविजंस की। द प्रोविजंस विच आर सेटल्ड बिटवीन 12 मंथ्स या विद इन 12 मंथ्स, दे आर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, डेट ऑफ रिकॉग्निशन इज क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शोन अंडर करंट लायबिलिटीज ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। अदर्स आर डिपिक्टेड एज लॉन्ग टर्म, है ना। जो प्रोविजंस हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। फिक्स एसेट्स तो आप जानते हैं इसको नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज लेस देन 12 मंथ्स, फिर भी ये अंडर नॉन करंट आएगा। ये बात याद रखिएगा, कोई भी एसेट है, इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज लेस देन 12 मंथ्स, इट विल स्टिल बी अंडर नॉन करंट। ठीक है ना, समझ आ रही बात? ठीक है ना। फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स है, लेकिन उसका अगर लाइफ 12 महीने से भी कम है यूजफुल लाइफ, तो भी आप इसको नॉन करंट ही बोलेंगे, करंट नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को भी आप दो तरीके से कह सकते हो, करंट और नॉन करंट कैटेगरीज में। जो विद इन 12 मंथ्स आ जाए, रियलाइज हो जाए, उसको हम करंट बोलेंगे। जो 12 मंथ से बढ़ा जाए उसको हम नॉन करंट बोलेंगे। इन्वेंट्रीज भी करंट होएगी, इन्वेंट्रीज तो करंट ही होएगी, खैर ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब इसको भी आपने देखा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अगर विद इन 1 मंथ, विद इन 12 मंथ्स हो जाए तो हो गया करंट, और अगर नॉन हो जाए 12 महीने ज़्यादा हो तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है ना। मान लो एग्जांपल दिया हमने, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, सो अदर्स आर कैटेगराइज्ड एज करंट एसेट्स एंड अपीयर ऑन द बैलेंस शीट्स फ्रंट पेज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में आप जान लो, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें क्या आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो विद इन 3 मंथ्स में रियलाइज हो जाएं। समझ गए? तो यहाँ पर देखना है AS3 qualify as cash and cash equivalent as AS3, the supremacy is accorded to AS over schedule 3। तो यहाँ पर भी यही बात करना है कि शेड्यूल 3 से में जो कुछ कहता है और AS में अगर कहता है तो AS को आप सुप्रीम मानेंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको डिस्क्लोज करना है। अब ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। सो फाइनेंस कंपनी के केस में, इन रिस्पेक्ट टू अ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस शैल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड एंड इनकम फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। याद रखना है, इट मे बी नोटेड दैट अंडर ईच ऑफ द अबव हेड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। दूसरी बात करेंगे हम अदर इनकम। अदर इनकम को देखेंगे, अदर इनकम क्या होते हैं। जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया इन केस ऑफ कंपनी अदर देन अ फाइनेंस कंपनी। अगर वो फाइनेंस कंपनी नहीं है तो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको अदर इनकम बोलेंगे। फाइनेंस कंपनी और इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ले जाएंगे। डिविडेंड इनकम, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू सच इनकम। एक्सपेंसेस को देखिए, इनकर्ड टू अर्न द इनकम सोन अंडर द वेरियस हेड्स। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रिपरेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। याद रखना है ये सब एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए हमने प्रस्तुत कर दिया और यहाँ पर ये प्रस्तुति समाप्त भी होती है। तो आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा और आने वाले लेक्चर में मैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से वो मैं आपको करवाऊंगा। अगली वीडियो आपको वो वाली मिल जाएगी। ठीक है। तो खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर और हम उसका जवाब देंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय गाइस।